हरे कृष्णा। नर्सिंग अधिकारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को साधारण भाषा में हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ऐसा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल की अपेक्षा हाई है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है और ये होता क्या है आज उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है। तो वैसे तो नाम से ही जिस तरह से आपको पता लग रहा है कि ब्लड और प्रेशर, ब्लड के कारण लगाया जाने वाला प्रेशर। अब ये प्रेशर है क्या और कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। आप सीधे चलिए हमारे इस रेड कलर के हार्ट पे। इस हार्ट के अंदर आप देखते हैं कि ये ब्लड को पंप करता है और ये पंप्ड जो ब्लड है ये आर्टरीज के थ्रू बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अंदर क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हार्ट ये यहाँ से ब्लड को पंप करते हुए इन आर्टरीज के थ्रू पूरी होल बॉडी के अंदर ये क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि ये आइज है, यहाँ से ब्रेन को ये ऊपर ब्लड पहुंच गया है सीधे। इसी तरह से ये एक मेन एब्डोमिनल अयोर्टा है, इस अयोर्टा के थ्रू बॉडी के अदर ऑर्गन्स को, यहाँ से किडनीज को, यहाँ से लीवर को इस तरह से सप्लाई करते हुए पूरी होल बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे इस आर्टरी पे जो कि हमारी आर्म को सप्लाई कर रही है। आर्म को सप्लाई करने वाली ये आर्टरी यहाँ पे इस अयोर्टा का एक पार्ट है, एक ब्रांच है। जैसे ही इस हार्ट के द्वारा पंप किए हुए ब्लड ट्रेवल करता हुआ इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे आर्म में पहुँचता है या किसी भी आर्टरी में पहुँचता है तो ये ब्लड क्या करता है, उस आर्टरी के अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है, एक प्रेशर डेवलप करता है। ठीक है, यही ब्लड का रेजिस्टेंस या प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड, रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड अगेंस्ट wall of arteries, this is the blood pressure। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है जो कि ब्लड वेसल्स के द्वारा या आर्टरीज के द्वारा जो फील किया जा रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, ब्लड प्रेशर। नॉर्मली हम देखते हैं कि ये एक एडल्ट के अंदर कितना होता है, 120/80 ऑफ mmHg। ठीक है, यहाँ पे मरकरी को, mm ऑफ Hg का मतलब मरकरी को एक स्टैंडर्ड मान के उसका प्रेशर देखा गया ब्लड का, तो हमने देखा कि 120/80 होता है। तो ये 120/80 के अंदर 120 क्या है और 80 क्या है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 120 जो होता है वो होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 80 है उसे हम कह देते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये होते क्या है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ब्लड को हार्ट ने पंप किया, यहाँ से ब्लड को हार्ट ने पंप किया और इसने क्या किया, एकदम से हाईली एक्सर्शन प्रेशर क्रिएट किया। क्या किया, हाईली प्रेशर क्या किया, एक्सर्ट किया। ठीक है, उसी को हम कह देते हैं क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और अब नेक्स्ट टाइम पे जब ब्लड को हार्ट पंप करेगा उससे पहले क्या होता है, एक पॉज पीरियड आता है। उस पॉज पीरियड में हार्ट खुद को क्या करता है, फील करता है। तो अगले नेक्स्ट पंपिंग साइकिल से पहले या अगली हार्ट बीट के जस्ट पहले जो पॉज के अंदर जो लोवेस्ट ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम कह देते हैं डायस्टोलिक। तो यहाँ पे एक बार में जो हाईली प्रेशर एक्सर्ट किया है ब्लड ने उसे तो हमने सिस्टोलिक कह दिया, और जो पॉज पीरियड के अंदर जस्ट बिफोर नेक्स्ट बीट जो प्रेशर यहाँ पे आर्टरी पे ब्लड का बना हुआ रहता है उसी को हम क्या कह देते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पॉज पीरियड के अंदर जस्ट नेक्स्ट बीट से पहले
एक प्रेशर हमेशा उस आर्टरी पे लगा हुआ रहता है ब्लड का, उसी को हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा उस आर्टरी के अंदर मेंटेन रहता है, उस प्रेशर से कम प्रेशर उन आर्टरीज में हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट नेक्स्ट बाद क्या होएगा, दोबारा से सिस्टोलिक आएगा और एकदम से जो ब्लड का प्रेशर है वो वापस क्या हो जाएगा, अपने हाईएस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा क्या करता है, मेंटेन बना ही रहता है किनके अंदर, आर्टरीज के अंदर, और सिस्टोलिक जैसे ही हार्ट पंप करता है वैसे ही वो बढ़ जाता है। तो ये यहाँ हो गई हमारी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैथमेटिक्स। ठीक है, नॉर्मली ये कितना होता है, 120/80। 120 यहाँ पे है सिस्टोलिक और 80 है यहाँ पे डायस्टोलिक। ये हो गया नॉर्मल। एक क्लाइंट के अंदर जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उसके अंदर क्या हो गया, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो ब्लड प्रेशर है हमारा, ये नॉर्मल हमने देखा कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 18 और उस एज से अबव के अंदर देखते हैं तो 120/80 ऑफ mmHg। ठीक है, 120/80। ठीक है, अब देखते हैं प्री हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन किसे कह देतेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेट देखते हैं पहले। प्री हाइपरटेंसिव स्टेट, जो कि अभी हाइपरटेंशन का जिसने रूप नहीं लिया है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेट वो होती है 120 to 139 mm of Hg अपॉन 80 to 89 of mmHg। ठीक है, mm of Hg। ठीक है, ये हो गया प्री हाइपरटेंसिव। अब इसके बाद वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कर देते हैं हाइपरटेंशन की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की कैटेगरी नंबर 1, हाइपरटेंशन स्टेज 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर 140 से अबव जो भी प्रेशर्स होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन इज द blood pressure more than 140 and diastolic more than 90 mmHg। ठीक है, दिस इज द हाइपरटेंशन। और स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 3 क्या होता है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर के अंदर डायस्टोलिक 140 to 159 और यहाँ पे डायस्टोलिक जब हम देखते हैं तो 90 to 99 mm ऑफ Hg होता है, तो उसे कह देते हैं हाइपरटेंशन कैटेगरी 1 या स्टेज 1। ठीक है, हाइपरटेंशन स्टेज 2। स्टेज 2 कहेंगे 160 से लेकर 179 अपॉन 100 to 109 mm ऑफ Hg। This is the hypertension stage 2. Stage 3 hypertension 180 to 209। ठीक है, अपॉन 110 to 119 और फोर्थ होता है mm ऑफ Hg। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मोर देन 210 mm ऑफ Hg अगर यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्राइसिस मतलब यहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन की बहुत नीड है। अगर मान लीजिए हमने इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं किया है तो उस क्लाइंट को बहुत सारे ऑर्गन डैमेजेस से और ब्लड कैपिलरी के ब्रस्ट होने से उसे नहीं बचाया जा सकता, जिसे हम साधारण भाषा में स्ट्रोक कह देते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक उसको हो सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं उसके विजुअल चेंजेस और बहुत सारे ऑर्गन्स के यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू कैपिलरी ब्रस्ट। ठीक, तो हमने देखा है यहाँ पे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट में होता है 120/80 mm ऑफ Hg। प्री हाइपरटेंसिव स्टेट होती है 120 to 139 यहाँ पे सिस्टोलिक और 80 to 89 यहाँ पे डायस्टोलिक mm ऑफ Hg। हाइपरटेंशन
किसे कहते हैं? हम हाइपरटेंशन कहते हैं मोर देन 140। क्या यहाँ पे सिस्टोलिक और यहाँ पे डायस्टोलिक होता है मोर देन 90। तो हाइपरटेंशन और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है उसके बीच वाले ब्लड प्रेशर को हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। और हाइपरटेंशन की जो कैटेगरीज हैं उनको हमने बाद में यहाँ पे लिस्टेड किया है। तो स्टेज 1 कहते हैं 140 to 159 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक, और 90 to 99 mm ऑफ Hg अगर डायस्टोलिक होता है तो स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 हम कहते हैं 160 to 179 अपॉन 100 to 109 mm ऑफ Hg अगर देखने को मिलता है तो उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कैटेगराइज करते हैं। स्टेज 3 हम कहते हैं 180 to 209 अपॉन 110 to 119 mm ऑफ Hg। ठीक है, स्टेज 3। और हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं मोर देन 210 mm ऑफ Hg अगर सिस्टोलिक प्रेशर हमारे को देखने को मिल रहा है उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कैटेगराइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर और उसके कैटेगराइजेशंस। अब बात करते हैं कि इस हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। तो साइलेंट किलर की जब बात होती है कि इसको साइलेंट किलर कहने का बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इस बीमारी के होते हुए भी बहुत लोगों को यहाँ तक भी ये नहीं पता होता कि हमें हाइपरटेंशन भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीज़न है साइलेंट किलर इसको कहने का वो है अनडायग्नोस्ड ब्लड प्रेशर की डिजीज़। ठीक है, हाइपरटेंशन की डिजीज़। तो साइलेंट किलर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, ठीक है, साइलेंट किलर कहने का मतलब है अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन। अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बहुत बार नॉर्मली लोगों के अंदर, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये जो होता है उनमें से बहुत ही कम लोगों को ये डायग्नोस हो पाता है और धीरे धीरे ये हाई ब्लड प्रेशर ऑर्गन्स को अंदर डैमेज करता रहता है। तो ये है एक तरह का साइलेंट किलर और एकदम से ये अपने ग्रेव इफेक्ट शो करता है और पेशेंट स्ट्रोक या हेमरेजिक और कोई ऑर्गन डैमेज के कारण डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे कह देते हैं साइलेंट किलर। करता क्या है, तो हम देखते हैं कि ये प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन का जो ये प्रेशर है, ब्लड का जो ये हाई ब्लड प्रेशर है, ये देखिए जितनी आर्टरीज जो पूरी होल बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं उनमें से देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस किया है सबसे पहले ब्रेन पे। तो ब्रेन के अंदर देख लीजिए ये छोटी छोटी माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज हैं जो ब्रेन एरियाज को सप्लाई कर रही है। अगर मान लीजिए इनमें प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेन के अंदर क्या होएगा, हेमरेज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोवेस्कुलर अटैक या स्ट्रोक। ठीक है, STROKE स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेरेब्रल स्ट्रोक यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आइज़ के अंदर भी क्या होती है, बहुत ही माइन्यूट कैपिलरीज होते हैं जिनके अंदर अगर मान लीजिए ब्लड का प्रेशर एक नॉर्मल से अगर ज़्यादा होने लग जाता है तो यहाँ पे क्लाइंट को विजुअल लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हार्ट की खुद की सप्लाई भी करने वाली कुछ माइन्यूट कैपिलरीज होती है जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। उन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी अगर मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हार्ट को खुद को भी सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उस क्लाइंट को MI हो सकता है, माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, उस क्लाइंट का हार्ट भी फेल्योर की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे ये है किडनीज़। तो किडनीज़ के अंदर भी अगर मान लीजिए हो जाती हैं कि ये कैपिलरीज बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण ब्रस्ट, तो यहाँ पे किडनीज़ का डैमेज भी देखने को मिलता है। तो ये जो साइलेंट किलर है इस तरह से साइलेंटली एकदम से क्लाइंट को क्या कर देती है, ग्रेव फीचर्स के साथ रिप्रेजेंट करेगी और क्लाइंट की डेथ हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि इसको साइलेंट किलर क्यों कहा। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कोज हमें नहीं पता होता है, जबकि हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है उसका कारण होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन या डिजीज़
बॉडी के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन या डिजीज़ के कारण अगर मान लीजिए उसको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए उसको हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड की बीमारी है हाइपरथायराइडिज्म, और उसके कारण अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जबकि हमें पता ही नहीं होता है कि क्यों ये बढ़ रहा है तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन में रखते हैं। तो जो नॉट नॉन कॉज हो तो हम उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहेंगे। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एडवांस्ड एज की जो प्रोसेस है ये भी धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो छोटे बच्चों में ब्लड का प्रेशर नॉर्मली बहुत कम होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे एज जो होती है एडवांस होती जाती है, ब्लड का प्रेशर भी एडवांस होता जाता है और हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कुछ रेसेस, ठीक है, ह्यूमन रेस बहुत सारी है वर्ल्ड वाइड, तो कुछ रेस ऐसी होती है जिनके अंदर बाय बर्थ या इनबॉर्न इनके अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि निग्रोज जो होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन देखने को, ब्लड का जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो भी एक हाइपरटेंशन की कैटेगरी में क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। कई लोगों की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो उनकी फैमिली में जो उनके पेरेंट्स होते हैं तो उनके अंदर हम देखते हैं कि उनमें भी हाइपरटेंशन या ब्लड का प्रेशर नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा पाया गया था। इसलिए ये चीज़ फैमिली के अंदर सभी में लोगों में देखने को मिलती है। ये बहुत सारी रिसर्चेज के अंदर बहुत सारी स्टडीज़ में सामने आया है। तो ये तीनों जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें हम देखते हैं डाइटरी अगर हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए इंक्रीज्ड सोडियम इंटेक, ठीक है, सोडियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज्ड सोडियम इंटेक। इसके अलावा हम देखते हैं फैट इंटेक, इंक्रीज्ड फैट इंटेक, ठीक है। तो ये डाइटरी चीज़ें हैं जो कि क्या कर सकती हैं, धीरे धीरे ब्लड के अंदर क्या होएगा, ये सोडियम वाटर को बाइंड करता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या होएगा, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे ये फ्लूइड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइपरटेंशन बढ़ता चला जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से फैट क्या करती है, इन ब्लड कैपिलरीज में, इन आर्टरीज के अंदर फैट क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाती है। ये धीरे धीरे डिपॉजिटेड फैट क्या करेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस कोज कर देगी, और एथेरोस्क्लेरोसिस कोज हो जाएगा इन आर्टरीज के अंदर। जगह अगर मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, ये फैट यहाँ पे जम गया है, तो अब इस प्रेशर के, अब यहाँ से आगे अगर ब्लड को क्या करना है, मूव करना है, तो इस हार्ट को और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये आगे की तरफ ब्लड मूव कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि फैट के डिपोजिशन के कारण, एथेरोमास के कारण, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मोकिंग के भी अंदर हम देखते हैं कि एक क्लाइंट अगर मान लीजिए स्मोकिंग करता है, उनमें भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं अल्कोहल इंटेक, इसके अलावा हम देखते हैं कैफीन इंटेक, ठीक है। ये सभी इंटेक क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करने लग जाते हैं। आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो आज के सिनेरियो से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है बॉडी के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ता है, और जैसे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। तो हम देखते हैं उन लोगों में भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसे कहते हैं जो कि बॉडी के अंदर एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन या किसी डिजीज़ के कारण हो रहा है, उस हाइपरटेंशन को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहेंगे। एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन से हमारा मतलब है बॉडी के अंदर अगर ऑलरेडी कोई बीमारी है जिसके कारण हो रहा हो। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं रीनल डिजीज़। रीनल डिजीजेस, रीनल डिजीज मतलब किडनी की कोई बीमारी जिसके अंदर हम देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक रीनल फेल्योर। इन सभी कंडीशन में हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं रीनल डिजीजेज में भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो इन हाइपरटेंशंस को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशंस कहेंगे। सेकेंड है एंडोक्राइनल कंडीशंस। एंडोक्राइनल कंडीशंस या एंडोक्राइनल डिजीज़, जैसे कि हम देखते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है और जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है तो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स के लिए एनर्जी की भी नीड बढ़ जाती है और एनर्जी की नीड बढ़ेगी तो उस एनर्जी के नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा और जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हार्ट उस ब्लड को पंप भी क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ करेगा क्योंकि उसे नीड पूरी करनी है बॉडी की वेरियस ऑर्गन्स की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसे भी हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ मिलिटस के अंदर भी क्या होता है कि ब्लड हाइपर ओस्मोलार हो जाता है। हाइपर ओस्मोलार ब्लड का मतलब है कि ब्लड के अंदर नॉर्मली जो ब्लड होता है उसमें अगर मान लीजिए शुगर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। अब इस थिक या गाढ़े ब्लड को पंप करने के लिए वेरियस ऑर्गन्स में हार्ट को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा और ये ज़्यादा प्रेशर ही हमने क्या कहा, इस ज़्यादा प्रेशर को ही हमने यहाँ पे क्या कहा है, हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज़ मिलिटस में भी क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है। थर्ड हम देखते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब है कि प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन हो जाना, मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड दोनों जगह पे बढ़ जाते हैं और जहाँ पे एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड बढ़ जाएगा तो इस फ्लूइड को एक्सर्ट करने के लिए, इस फ्लूइड को पंप करने के लिए क्या करेगा, हार्ट भी यहाँ पे क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। हम देखते हैं कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ का मतलब है कि कार्डियक और वेस्कुलर बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनके कारण भी क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्डियक और वेस्कुलर डिजीज़ मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए इनमें भी अगर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ होती है तो वो भी हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। बहुत सारी मेडिसिन्स भी होती हैं जो क्या देखते हैं हम, हाइपरटेंशन कोज करती है, जिनमें हम देखते हैं कि एस्ट्रोजेंस हो गए, एस्ट्रोजन ड्रग्स हो गई, मिनरलो कार्टिकोइड्स हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गए। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं जो भी क्या करती हैं, हाइपरटेंशन यहाँ पे क्रिएट करती है, हाइपरटेंशन यहाँ पे डेवलप करती है। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशंस के रीजंस। अब देखेंगे क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं जब कोई क्लाइंट हाइपरटेंशन से सफ़र करता है। तो क्लाइंट जो हाइपरटेंशन से सफ़र करता है उसके अंदर हम फाइंडिंग्स देखते हैं। तो हम देखते हैं नंबर 1 सबसे पहले कि ज़्यादातर केसेस जो होते हैं हाइपरटेंशन के वो एसिम्टमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिम्टमेटिक्स, उनमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए तो ये क्लाइंट्स क्या होते हैं, ये जो हाइपरटेंशन के जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, इसीलिए साइलेंटली किल किए जाते हैं इस डिजीज़ के द्वारा। इसीलिए इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर। ठीक है, तो सबसे पहली फाइंडिंग्स है यहाँ पे कि ये इस
के क्लाइंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेडेक होता है। इन क्लाइंट्स के अंदर जैसे ही हाइपरटेंशन होता है, हेडेक होता है ऑक्सीपिटल रीजन में। कैसे? ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? अपने को हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनके अंदर विजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं या विजुअल डिस्टरबेंस इनके अंदर हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया है कि ये जो हाईली प्रेशर के कारण जो पंप्ड जो ब्लड जा रहा है, जो आइज़ की माइक्रो वेसल्स हैं उनके अंदर क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ये चेंजेस लाता है, क्रॉनिकली चेंजेस लाता है, जिससे आँख के अंदर की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। आप देखते हैं कि उनमें विजुअल डिस्टरबेंस भी होने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उन लोगों का जो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, उनका फ्लश्ड फेस देखने को मिलता है। जैसे ही उनका बीपी बढ़ता है तो हम देखते हैं उनका फेस फ्लश्ड फील होता है। नेक्स्ट उनके अंदर एपिस्टेक्सिस भी बहुत बार हम नोट करते हैं। एपिस्टेक्सिस मतलब ब्लड का नेजल जो माइक्रोवेसल्स हैं उनके थ्रू क्या हो जाना, इन माइक्रोवेसल्स के ब्रस्ट हो जाने के कारण यहाँ से ट्रिकल करना, यहाँ से लीक होना ब्लड का एपिस्टेक्सिस कहलाता है। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर एपिस्टेक्सिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट है वो अपनी एक लिमिट से ज़्यादा, अपनी एक कैपेसिटी से ज़्यादा बार बार क्या कर रहा है, हाईली प्रेशर क्रिएट करने के लिए खुद को ओवरवर्क कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। तो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, वो भी फैटिगनेस फील करने लग जाता है। तो हम देखते हैं उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पे उसको खुद को भी चेस्ट पेन क्रिएट हो जाता है, उस क्लाइंट को खुद को भी चेस्ट पेन फील होता है। तो हम देखते हैं कि उसको चेस्ट पेन भी होता है। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ एक साइन या कुछ एक फाइंडिंग्स जो उस क्लाइंट के अंदर हमारे को देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे फाइंडिंग्स। क्या ये हाइपरटेंशन बिना मेडिसिन के भी ट्रीट किया जा सकता है? जी हाँ, इसी का यहाँ पे आपके लिए आंसर है, हाँ हो सकता है। पहले हमारी जो अप्रोच होती है वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ही होती है, विदाउट मेडिसिन्स की ही होती है। उसमें हमें क्या करना होता है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में हमें कसम खानी होती है। क्या करना होता है? कसम खानी होती है। डू स्वेयर। डू स्वेयर मतलब सौगंध खाइए या कसम खाइए। आपने बहुत बार नॉर्मली देखा होगा, लोग कहते हैं आई स्वेयर, बट नो, डू स्वेयर। यहाँ पे सौगंध खानी होती है, कसम खानी होती है। डू स्वेयर का क्या मतलब है समझिए। डू का मतलब है डी से डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, डी फॉर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। क्या क्या डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं समझिए इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हम करते हैं सोडियम इंटेक का रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकंड हम करते हैं फैट का रेस्ट्रिक्शंस। थर्ड हम यहाँ करते हैं कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड। फोर्थ हम करते हैं कैलोरीज का इंटेक भी रेस्ट्रिक्शन। तो हम देखते हैं सबसे पहले सोडियम को कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं सोडियम को पर डे 2 ग्राम से ज़्यादा हम नहीं खाते हैं, इसको नहीं इंटेक लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं 2 ग्राम तक, ठीक है। ये हो गया सोडियम का रेस्ट्रिक्शन। इसके अलावा जब भी कोई प्रोडक्ट हमें खाना होता है या ख़रीदना होता है, उससे पहले उसके ऊपर हम देखते हैं लेबल्स पे कि इसमें सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेट। फेट के लिए हम देखते हैं कि जितने भी फैटी जो सब्सटेंसेज हैं उनको एक लिमिट से ज़्यादा हमें क्या करना होता है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है, उन्हें नहीं खाना होता है। क्योंकि अगर खाएंगे तो फैट बॉडी में जाएगा, डिपॉजिट होगा, और जो एग्जिस्टिंग टेंशन है, एग्जिस्टिंग जो ब्लड प्रेशर है, उसको क्या करेगा, और इंक्रीज कर देगा। तो फैट भी यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी फैट का ही एक डेरिवेटिव है, हम इसे भी क्या करते हैं, बॉडी में डिपॉजिट होने से रोकते हैं। नेक्स्ट है कैलोरीज। कैलोरीज को हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वाइट्स को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड वाइट्स। वाइट्स को अवॉइड करेंगे। वाइट्स को अवॉइड करने का मतलब क्या है, वाइट चीज़ों को खाने से अवॉइड करते हैं, जिनमें मेनली आते हैं राइस, मैदा, शुगर। ये वाइट्स हमारे को अवॉइड करने पड़ेंगे, जिससे हमारी क्या होएगी, कैलोरी की जो
बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये सब हमें डाइटरी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस हमारे को डाइटरी रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एस, डू स्वेयर के मतलब जो डू का है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, स्वेयर का एस का मतलब है यहाँ पे स्मोकिंग। स्मोकिंग को क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू से होता है वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन का मतलब है उस क्लाइंट को हम एनकरेज करते हैं वो एक आइडियल वेट मेंटेन करने के लिए। ई फॉर एक्सरसाइज, उस क्लाइंट को हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज का एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें। नेक्स्ट है ए फॉर अवॉइड एल्कोहल एंड कैफीन, अवॉइड एल्कोहल एंड कैफीन। ठीक है, आर, आर फॉर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हो गया डू स्वेयर। अगर आपने ये कसम खा ली कि ये सब चीज़ें मुझे ऐसे के ऐसे फॉलो करनी है तो आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हो जाता है और इससे आपका हाइपरटेंशन बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे, स्मोकिंग लिमिट करेंगे, वेट रिडक्शन के लिए आप उसको कहेंगे कि आप आइडियल वेट मेंटेन करिए, एक्सरसाइज के लिए कहेंगे अल्कोहल और कैफीन प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए कहेंगे और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए कहेंगे, जिससे कि स्ट्रेस जैसी चीज़ों के कारण भी उस क्लाइंट को हाइपरटेंशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन नंबर 1 हम देखते हैं, यहाँ पे जो हम देने वाली ड्रग्स हैं उनका कैटेगराइजेशन करते हैं ए, बी, सी और डी से। ए मीन्स ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स। ये जो ड्रग्स होती हैं इनके नाम के आखिर में प्रिल होता है। क्या होता है, प्रिल। क्या होगा, प्रिल। जैसे कि एनालेप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये ड्रग्स के सभी के नाम के आखिर में क्या होता है, प्रिल होता है। और इन ड्रग्स का मेन जो साइड इफेक्ट होता है वो परसिस्टेंट ड्राई कफ होता है। कि मतलब ये ड्रग्स जब आप लेंगे तो उन क्लाइंट्स के अंदर परसिस्टेंटली आपको ड्राई कफ देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये हाइपरकेलेमिया भी कोज करती है। ठीक है, तो ये क्लाइंट्स ध्यान रखें कि पोटेशियम रिच फूड्स क्या करें, अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी इन ड्रग्स के कारण उन क्लाइंट्स के अंदर हाइपरकेलेमिया रहता है। तो ये हो गया हमारा ACE इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है हमारे B4 बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं ओलोल्स। इन ड्रग्स के नाम के आखिर में आप देखते हैं ओलोल। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं एस्मोलोल, टीमोलोल, नेडालोल, सोटालोल, लेविटलोल, मेटाप्रोलोल। ये सभी ड्रग्स क्या होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। इनको देने से पहले ये ध्यान रखना होता है क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट होता है ब्रेडीकार्डिया। क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया मतलब पल्स रेट कम हो जाती है। तो इन नाम की सभी दवाइयों से पहले एक बार ये गोली लेने से पहले एक बार पहले खुद का पल्स चेक करना होता है। अगर मान लीजिए सामान्य पल्स से कम हो तो हम ये क्या करते हैं, ये ड्रग अवॉइड करते हैं या फिर पूछ के फिजिशियन से फिर ही ड्रग लेते हैं। सामान्य हमारा पल्स कितना होता है, सामान्य हमारा पल्स होता है 72। ठीक है, इससे कम मतलब 60 से 72 तक भी अगर रहता है देन वेल एंड गुड। अगर उससे 60 से कम है, 60 से कम है तो हम ये क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे देना। ठीक है, नेक्स्ट है C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के नाम के आखिर में आपको देखने को मिलेगा पीन्स। ठीक है, पीन्स जैसे कि एम्लोडिपिन।
ठीक है, निफेडिपिन, ठीक है। तो ये हो गया पिन, ये है हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनके नाम के आखिर में पिन नहीं आता है फिर भी ये यूज़ की जाती है, फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डेल्टियाजेम हो गया, वीराप्पामिल हो गया। ये हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हम देखते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट जो होता है इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, वो होता है हाइपोटेंशन, ठीक है। एकदम से ये क्या कर देते हैं, क्लाइंट्स के अंदर हाइपोटेंशन क्रिएट कर देते हैं, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है, हाइपोटेंशन और ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। तो ये ड्रग्स भी लेने से पहले एक बार क्लाइंट खुद का बीपी भी चेक करेगा और पल्स भी चेक करेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट D4 डायूरेटिक्स। D4 डायूरेटिक्स मतलब बहुत सारे डायूरेटिक्स हैं, जैसे कि थायजाइड्स हो गए, लूप डायूरेटिक्स हो गए, और बहुत सारे डायूरेटिक्स है, ठीक है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो गए, वो भी बहुत सारे डायूरेटिक्स होते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो होता है D4 डायूरेटिक्स, इसके अंदर थायजाइड्स के अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरथायजाइड हो गया, लूप डायूरेटिक्स में हम देखते हैं फ्रूसमाइड हो गया, टॉर्समाइड हो गया, इथाकराइनिक एसिड हो गया, ठीक है, ये हमारे डायूरेटिक्स हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में ABCD उन क्लाइंट्स को दिया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसमें भी हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर लेस देन एज 50 है, 50 ईयर्स से लेस अगर उस क्लाइंट की क्या है एज है, तो हम A और B प्रेस्क्राइब करते हैं, मींस ACE इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स मोर देन 50 ईयर्स की एज के बाद कोशिश की जाती है प्रेस्क्राइब करने की। तो ये हो गए हमारे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात। अगर मान लीजिए इसके बाद भी हम देखते हैं कि क्लाइंट्स के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी देखने को मिलता है, मींस उनका ब्लड प्रेशर मोर देन 210 mm ऑफ Hg के से भी ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारे को इमीडिएटली उस क्लाइंट का ब्लड प्रेशर क्या करना होता है, कम करना होता है, डायरेक्टली इंटरवीन करना होता है। तो हमारा यहाँ पे इंटरवेंशन होता है कि हम उनको डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडाइलेटर दें, डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स उन्हें दें, जैसे कि हमारे पास हो गए नाइट्रोग्लिसरीन, NTG, या फिर हम देखते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, या फिर हाइड्रेलेजिन। तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस का फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी होती है एक फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के दौरान। अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, इस क्लाइंट का कंपैरिजन किया जाता है बोथ आर्म्स के ब्लड प्रेशर का, वो भी डे के वेरियस टाइम्स पे लेकर, साथ ही साथ सिटिंग पोजीशन में लेंगे और सुपाइन पोजीशन में लेंगे, दोनों पोजीशंस में हम इसका ब्लड प्रेशर लेके कंपेयर करते हैं। इसके अलावा इसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी अगर किसी को ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, इसकी फैमिली हिस्ट्री वालों का भी हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, साथ ही साथ पिछले चार्ट्स को और पिछले टाइमिंग्स में लिए हुए ब्लड प्रेशर के साथ भी इसे क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें उस क्लाइंट को नर्सिंग इंटरवेंशन के दौरान करनी होती है, और साथ ही साथ वो सभी जो चीज़ें मैंने आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के दौरान बताई है, जैसे कि उस क्लाइंट के डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम एनकरेज करते हैं लो सोडियम डाइट के लिए, लो फैट डाइट के लिए, लो साल्ट के लिए, लो कैलोरी के लिए, लो शुगर के लिए, ठीक है, लो कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये सब चीज़ें हम उसे क्या कहते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस उसके लिए करते हैं। साथ ही साथ हम उसे कहते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, हम उसे कहते हैं स्मोकिंग कम करने के लिए, हम उसे कहते हैं अल्कोहल और कैफीन इंटेक को लिमिट करने के लिए, हम उसे कहते हैं एक्सरसाइज के लिए, हम उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करने के लिए। तो ये सब हो गए हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन जिसके लिए इस क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जो इस हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं उन क्लाइंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि उन लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं। आप नर्सिंग अधिकारी पेज फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसे भी फॉलो करिए और ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे मैं डालता हूँ आपके लिए वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स और मेमोरेबल ट्रिक्स। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोज़ के शॉर्ट्स भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।